एक बहुत ही गहरी और विचारोत्तेजक गहन चर्चा में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो साहित्य और इंसान के भीतरी दुनिया का एक ऐसा संगम है जो सीधा रूह में उतर जाता है। बहुत ही व्यक्तिगत विषय है आज का। हाँ, एकदम। आज की चर्चा का जो आधार है वो लेखक ज़रीफ जी की बेहद मार्मिक और गहरी रचनाएं हैं। इसे द रेजिलियंस ऑफ साइलेंस, जारिफ्स रिफ्लेक्शंस कहा गया है। मतलब खामोशी की वो जीवटता जो इंसान को टूटने के बाद मिलती है। सही कहा। और आज विश्लेषण के लिए हमारे पास दो मुख्य हिस्से मौजूद हैं। पहली तो एक बेहद खूबसूरत गज़ल है जिसका शीर्षक है दिल को छू जाए। और जो दूसरा हिस्सा है वो उसी गजल और उसमें छिपी भावनाओं के जवाब में लिखी गई एक और रचना है, इसका जवाब। बिल्कुल। तो चलिए इसके हर एक पहलू को खोलते हैं और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे दर्द, दुनिया के धोखे और जीवन की अनगिनत ठोकरें इंसान को बाहर से बिखेर तो देती हैं, लेकिन अंदर से उसे एक बहुत ही मजबूत और खामोश ताकत में बदल देती हैं। हाँ, यही समझना है आज। ये एक ऐसा सफर है ना जिससे समाज का हर वो व्यक्ति गुजरता है जिसने जिसने कभी किसी पर सच्चा भरोसा किया हो। सही बात है। ये कोई सिर्फ कागज पर उकेरी गई कविता नहीं है। अगर आप देखें तो ये मानव मनोविज्ञान और जीवन के कड़वे अनुभवों का एक बहुत ही प्रामाणिक दस्तावेज है। एक दस्तावेज की तरह। हाँ। जब हम इन दोनों रचनाओं का गहराई से अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इंसान कैसे अपने सबसे गहरे दर्द को अपनी सबसे मजबूत ढाल में बदल लेता है। और ये रातों रात तो नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। ये एक लंबी और पीड़ादायी प्रक्रिया है जिसे लेखक ने बहुत ही बारीकी से शब्दों में पिरोया है। और उसी प्रक्रिया की शुरुआत इस गजल के मतला यानी जो शुरुआती पंक्तियां होती हैं जी। वहीं से होती है। ठहराव महसूस होता है। मतलब इंसान अपनी पूरी जिंदगी शांति और सुकून की तलाश में भागता रहता है। भागता ही रहता है। हाँ। लेकिन यहाँ ये एहसास होता है कि उस अंधी दौड़ में इंसान ने अपना असली वजूद ही खो दिया है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि समाज का नजरिया और इंसान की अपनी आंतरिक सच्चाई में कितना कितना जमीन आसमान का अंतर होता है। मतलब बाहर से देखने वाले लोगों को क्या लगता है? उन्हें लगता है कि ये इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा, वो मगरूर हो गया है या अहंकारी हो गया है, बदल गया है। हाँ, लोग अक्सर यही कहते हैं। लेकिन लेखक यहाँ एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। असलियत में वो इंसान बदला नहीं है, बल्कि दुनिया के शोर शराबे और रोज रोज के संघर्षों से थक कर वो बस अपने आप में सिमट गया है। बिल्कुल, उसने अपना दायरा समेट लिया है। लेकिन एक अहम सवाल ये भी उठता है यहाँ कि क्या इस तरह दुनिया से कटकर, जो उन्होंने कहा थोड़ा हो जाना, क्या ये इंसान को मानसिक अवसाद की तरफ नहीं ले जाता? ये एक बहुत ही वाजिब शंका है। क्योंकि समाज में तो अक्सर इस तरह के अलगाव को एक कमजोरी या हार मान लेने की निशानी माना जाता है ना। क्या लेखक इसे एक हार के रूप में देख रहे हैं? नहीं, अगर हम शब्दों की गहराई में जाएं तो ये अवसाद नहीं है बल्कि आत्मसंरक्षण है। मतलब खुद को बचाने की एक कला है। खुद को बचाना, हाँ। तो थोड़ा हो गया है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसकी उपस्थिति, उसका बाहरी फैलाव अब कम हो गया है, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को बाहरी दुनिया के व्यर्थ के दावों में बर्बाद नहीं करना चाहता। वो उसे अपने भीतर समेट रहा है। एकदम सही। जब इंसान बार बार आहत होता है तो वो समझ जाता है कि हर जगह खुद को साबित करना जरूरी नहीं है। वो अपनी ऊर्जा को बचाकर उस जगह लगाता है जहां उसे असल में शांति मिलती है। तो ये कमजोरी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये भावनात्मक रूप से परिपक्व होने की निशानी है। ये नजरिया वाकई इस थोड़ा हो जाने की पूरी तस्वीर ही बदल देता है ना? हाँ, और शायद यही वजह है कि जब इंसान इस तरह से सिमट जाता है तो उसे बाहरी दुनिया और इन तथाकथित रिश्तों की असली हकीकत नजर आने लगती है। बिल्कुल सच दिखने लगता है। गजल की अगली पंक्तियों में यही बात बहुत ही चुभती हुई सच्चाई के साथ कही गई है। पंक्तियां हैं, रिश्तों की भीड़ में अब सच कम ही मिलता है, हर मुस्कान के पीछे जैसे कोई रो गया हूं मैं। उफ, बहुत गहरी बात है। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए, इंटरनेट और आभासी दुनिया में हर इंसान के हजारों दोस्त हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ है हमारे आसपास। आभासी भीड़ है वो। हाँ, लेकिन जब असल जिंदगी में कोई संकट आता है या जब मन सच में उदास होता है तो उस पूरी भीड़ में एक भी सच्चा चेहरा नजर नहीं आता। हर तरफ बस एक खोखलापन है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो ये आज के आधुनिक समाज की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर व्यक्ति ने एक मुखौटा पहना हुआ है।
एक सजीवी मुस्कान का मुखौटा। बिल्कुल। हर चेहरे पर एक मुस्कान है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक असीम खालीपन और दर्द छिपा है। समाज इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि इंसान अपनी कमजोरी या अपना दुख खुलकर जाहिर करे। लोग जज करने लगते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ इस गजल में ही नहीं, लेखक ने अपने दूसरे हिस्से इसका जवाब में भी इस बात को बहुत पुख्ता किया है। उसमें क्या कहा है उन्होंने? उसमें उन्होंने लिखा है, दर्द को छुपाकर मुस्कुराना भी एक अजीब सोच अपनाई है। अजीब सोच, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं, है ना? इसका मतलब तो ये है कि लेखक खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि दर्द को छुपाना ये कोई हमारा प्राकृतिक स्वभाव नहीं है, बल्कि ये एक थोपी गई या मजबूरी में अपनाई गई जीवन शैली है। एकदम सही। ये अजीब सोच इसलिए है क्योंकि इंसान अंदर से टूट रहा है, लेकिन दुनिया के सामने उसे ये साबित करना है कि वो बिल्कुल ठीक है। ये एक दोहरा जीवन जीने जैसी बात है। अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। हाँ, इंसान ने यह मान लिया है कि अगर वो अपना सच्चा दर्द किसी को दिखाएगा तो लोग या तो उसका मजाक उड़ाएंगे या फिर उस दर्द का फायदा उठाएंगे। बिल्कुल, लोग कमजोरी पकड़ लेते हैं। इसलिए ये मुस्कान कोई खुशी का प्रतीक नहीं रह गई है, बल्कि ये खुद को दुनिया की चुभती हुई नजरों से बचाने का एक बहुत ही कारगर हथियार बन चुकी है। और दुनिया की इन्हीं चुभती हुई नजरों और कड़वे अनुभवों का सबसे बड़ा कारण होता है धोखा। सबसे बड़ा कारण। जब इंसान बार बार उन लोगों से छला जाता है जिन पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करता है, तब ये अजीब सोच जन्म लेती है। गजल के अगले हिस्से में लेखक इस दर्द को बहुत सीधे शब्दों में कहते हैं। जी बताइए। धोखों ने सिखा दी है दुनिया की सारी बातें, अब किसी की बातों पर जल्दी न भरोसा कर गया हूं मैं। जब ये शब्द कानों में पड़ते हैं तो एक ऐसे इंसान की तस्वीर सामने उभरती है जिसकी सारी मासूमियत इस दुनिया ने नोच ली है। जो इंसान कभी खुली किताब हुआ करता था, अब वो एक बंद तिजोरी बन चुका है। और मासूमियत का ये टूटना ही इंसान के विचारों को एक नई दिशा देता है। वो इंसान जो कभी हर किसी पर सहज ही विश्वास कर लेता था, अब हर बात के पीछे छिपे हुए स्वार्थ को खोजने लगता है। वो सतर्क हो जाता है। हाँ, और इसका सबसे सटीक और दार्शनिक विश्लेषण हमें इसका जवाब की उस पंक्ति में मिलता है, जहां लेखक अपनी स्थिति को सही ठहराते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दिल को चोटें देकर दुनिया ने बहुत कुछ सिखा दिया, इसलिए भरोसे से ज्यादा अब हकीकत पर रिहाई है। हकीकत पर रिहाई। ये आदर्शवाद से लेकर यथार्थवाद तक का, मतलब अंधे भरोसे से हकीकत तक का एक बहुत ही लंबा और दर्द भरा सफर है। इस पंक्ति में जो रिहाई शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना, वो बहुत ही ध्यान खींचने वाला है। बिल्कुल। आमतौर पर हम मानते हैं कि सच्चाई कड़वी होती है और लोग उस सच्चाई से भागते हैं, लेकिन यहाँ लेखक कह रहे हैं कि उन्हें हकीकत में रिहाई यानी आज़ादी मिल रही है, एक मुक्ति मिल रही है। हाँ, झूठे भरोसे में कैद रहने से बेहतर है कड़वी हकीकत में आज़ाद रहना। ये इंसान को बहुत हद तक निडर बना देता है। यही वो बिंदु है जहां एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव होता है इंसान के अंदर। जब तक इंसान दूसरों पर झूठा भरोसा करता रहता है, वो एक भ्रम में जीता है, डर में भी जीता है कि कहीं टूट न जाए। बिल्कुल, वो हमेशा इस डर में रहता है कि कहीं उसका भरोसा टूट न जाए। वो एक मानसिक जेल में कैद होता है। लेकिन जब दिल पर चोटें लगती हैं और वो समझ जाता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो मानता था, तब वो उस हकीकत को स्वीकार कर लेता है। और ये स्वीकृति ही उसकी सबसे बड़ी रिहाई है। हाँ, अब उसे किसी से कोई झूठी उम्मीद नहीं है, और जहां उम्मीद नहीं होती वहां नया धोखा खाने का डर भी खत्म हो जाता है। यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस पूरे कविता को और इसके भावों को सिर्फ यहाँ तक देखें तो किसी को भी लग सकता है कि यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो दुनिया से पूरी तरह निराश हो चुका है, जिसने हार मान ली है, ऐसा लग सकता है। हाँ, जो बस निराशावाद के गहरे कुएं में गिर चुका है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यही इस रचना की सबसे बड़ी खूबी है। अगली पंक्तियों में जो बात कही गई है वो इंसानी जज्बे, उसकी जीवटता और उसके कभी न हार मानने वाले स्वभाव की सबसे बड़ी मिसाल है। वो पंक्ति? हाँ, लेखक कहता है, ख्वाब भी टूट जाते हैं वक्त की ठोकर खाकर, पर टूट कर भी खुद को रोज जोड़ गया हूं मैं। क्या बात है। ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है। ये मानसिक लचीलेपन की यानी रेजिलियंस की, हर बार गिरकर उठने की सबसे प्रामाणिक परिभाषा है। मैं कहूंगी कि इस पूरी रचना का ये सबसे शक्तिशाली और ऊर्जावान हिस्सा है। बिल्कुल। अक्सर समाज में ये माना जाता है कि जो मजबूत है उसे दर्द नहीं होता, वो टूटता नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। इंसान है तो टूटेगा ही। सच्ची ताकत इसमें नहीं है कि इंसान पत्थर बन जाए।
सच्ची ताकत इसमें है कि वक्त की जालिम ठोकरें इंसान को तोड़ती हैं। उसके बरसों के बुने हुए ख्वाब शीशे की तरह बिखर जाते हैं। वो रात भर उस दर्द से जूझता है, लेकिन अगली सुबह वो फिर उठता है। वो अपने उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटता है और खुद को फिर से खड़ा करता है। यहां रोज जोड़ गया हूं मैं कहना इस बात का प्रमाण है कि ये कोई एक दिन की जंग नहीं है। ये एक निरंतर रोज चलने वाली लड़ाई है। इंसान हर दिन हारता है और हर दिन खुद का पुनर्निर्माण करता है। सही कहा। लेकिन खुद को रोज जोड़ने के इस मुश्किल सफर में इंसान एक अजीब सी मानसिक कश्मकश से भी गुजरता है। एक दुविधा होती है अंदर। हाँ, एक तरफ तो वो दर्द सहकर मजबूत हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके सीने में अभी भी एक ऐसा दिल धड़क रहा है जो इंसानियत से जुड़ना चाहता है। गजल की ये पंक्तियां इस भीतरी दुविधा को बहुत ही नाजुक तरीके से सामने लाती हैं। दिल चाहता है किसी को अपना कह दूं खुलकर, पर डर है कहीं फिर से अकेला ना रह गया हूं मैं। ये एक आम इंसान के नजरिए से देखा जाए तो ये एक ऐसी सार्वभौमिक भावना है जिससे शायद ही कोई अछूता हो। कोई नहीं बच पाता इससे। एक तरफ उस गहरे अकेलेपन का खौफ है और दूसरी तरफ किसी से जुड़ने की, किसी के कंधे पे सिर रख के रोने की बेतहाशा चाहत है। ये मानव मन की एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब इंसान के अतीत में गहरे घाव होते हैं तो वो नए रिश्ते बनाने से बहुत डरता है, बहुत ज्यादा डरता है। उसका दिल तो ये चाहता है कि कोई ऐसा हो जिसके सामने वो अपनी उस अजीब सोच वाली मुस्कान का मुखौटा उतार सके, जिसे वो अपने मन की हर वो बात कह सके जो उसने सालों से दबा कर रखी है। लेकिन फिर दिमाग बीच में आ जाता है। बिल्कुल, उसी पल उसका दिमाग, जिसे दुनिया ने धोखे खाना सिखाया है, उसे एक कड़ी चेतावनी देता है। दिमाग कहता है कि अगर उसने फिर से किसी पर अंधा भरोसा किया और उस इंसान ने भी बीच रास्ते में हाथ छोड़ दिया तो वो इस बार इतना अकेला रह जाएगा कि शायद दोबारा खुद को समेट भी ना पाए। ये दर्द और डर के बीच की रस्साकशी है। लेखक ने इंसान के इस अंतर्द्वंद्व को बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल कच्चे रूप में कागज पर उतार दिया है। और इसी अंतर्द्वंद्व, इस रोज खुद को जोड़ने की प्रक्रिया और इस गहरे अकेलेपन के सफर से गुजरते हुए हम पहुंचते हैं गजल के मक्ता पर। मक्ता यानी वो आखिरी शेर? हाँ, जहां कवि अपनी रचना में अपना नाम इस्तेमाल करता है और अपनी बात को एक अंतिम निष्कर्ष देता है। लेखक कहता है, जरीफ, मेरी खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी आवाज है। लोग चाहे जो समझें, पर अंदर से मजबूत हो गया हूं मैं। बहुत ही शक्तिशाली अंत है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? जो इंसान कुछ बोल ही नहीं रहा, उसकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी आवाज कैसे बन सकती है? इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज अक्सर खामोशी को कमजोरी मान लेता है। हाँ, लोग सोचते हैं कि इसके पास कोई जवाब ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि वो हार मान चुका है। लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल विपरीत है। कैसे? जब इंसान अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि उसे बाहरी दुनिया के खोखले लोगों को कोई सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं होती, तब वो जानबूझकर खामोश हो जाता है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, ये दर्द की भट्टी में तपकर कमाई गई एक ढाल है। उसने खुद को इतना परिपक्व कर लिया है कि उसे व्यर्थ की बहसों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी। ये तो बहुत ऊंचे स्तर की शांति है। और इस बात की पुष्टि लेखक ने खुद अपने दूसरे हिस्से इसका जवाब में बहुत ही जोर देकर की है। उसमें वो कहते हैं, अब बस खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी सच्चाई है। मतलब उसने दुनिया के उस शोर शराबे में सच ढूंढना बंद कर दिया है जिसका जिक्र शुरुआत में था। एकदम सही। उसका सच, उसका सुकून अब उसकी अपनी शांति और उसकी खामोशी में ही बसता है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण है। जी। और अब इस चर्चा की सबसे चरम और शायद सबसे खूबसूरत बिंदु पर आते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि ये सिर्फ एक गजल नहीं है, बल्कि लेखक जरीफ जी ने अपनी गजल को महसूस करने वालों के लिए एक जवाब भी लिखा है। एक सीधा संवाद है पाठकों से। हाँ, उन्होंने एक ऐसा भावनात्मक पुल बनाया है जो सीधे उनके दिल से निकलकर पढ़ने वालों के दिल तक पहुंचता है। इसका जवाब कि शुरुआत में ही वो अपने पाठकों से मुखातिब होते हुए कहते हैं, तुमने जो पढ़ा वो लफ्ज नहीं, मेरी उम्र भर की कमाई है। बहुत ही भावुक कर देने वाली पंक्ति है। यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम जिन्हें महज शब्द समझकर पढ़ लेते हैं, उनके पीछे कितनी रातें जगी गई होंगी। ये पंक्ति इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि सच्ची कला और कविता सिर्फ मनोरंजन का कोई साधन नहीं होती। जब एक लेखक अपनी पूरी जिंदगी के कड़वे अनुभव, अपनों से मिले धोखे, अपने टूटे हुए ख्वाब और अपनी रोज रोज की उस जद्दोजहद को निचोड़कर कागज पर रखता है, तब जाकर वो कुछ चंद लफ्ज बनते हैं। ये उसकी उम्र भर की कमाई है।
उसकी सबसे कीमती पूंजी है और वो इस पूंजी को बहुत ही संवेदनशीलता और निहत्थेपन के साथ इस अनजान दुनिया के सामने रख रहा है। ऐसा करने के लिए तो बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। अपना दर्द दुनिया के सामने खोलकर रख देना आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। और इसी असीम संवेदनशीलता और हिम्मत का सबसे खूबसूरत नतीजा हमें इस रचना के एकदम आखिरी पंक्तियों में देखने को मिलता है। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिएगा। बताइए। अगर मेरी गजल ने सच में तुम्हारे दिल को छू लिया तो समझो मेरी रूह ने किसी हमदर्द को अपनाई है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। ये एक रचनाकार और एक पाठक के बीच के रिश्ते की कितनी पवित्र और निस्वार्थ तस्वीर है, जहां कोई किसी को जानता तक नहीं, फिर भी दर्द के धागों से दोनों बंध गए हैं। और यही इस पूरी रचनात्मक और भावनात्मक प्रक्रिया की सबसे बड़ी सफलता है। जब एक इंसान अपने अथाह दर्द को, अपनी उस खामोशी को शब्दों में पिरोता है और दुनिया के किसी अनजान कोने में बैठा कोई दूसरा इंसान जिसे वो कभी मिला भी नहीं, वो उन शब्दों को पढ़ता है, उन शब्दों को पढ़कर ठीक वही दर्द महसूस करता है, तो वे दो अजनबी रूहें जुड़ जाती हैं। यहाँ हमदर्द का मिलना कोई फिल्मी या रोमानी रिश्ता नहीं है। ये तो एक मानवीय जुड़ाव है। हाँ, ये एक गहरी मानवीय सहानुभूति है। एक दूसरे के दर्द को साझा करना है। दर्द के जरिए दो अजनबी रूहों का इस तरह जुड़ना ही उस खौफनाक अकेलेपन का सबसे बड़ा और शायद इकलौता इलाज है, जिसका जिक्र कविता के बीच में उस भीतरी दुविधा वाले हिस्से में किया गया था। हाँ, वो जो अकेले रह जाने का डर था। बिल्कुल। लेखक को वो अकेलापन नहीं सताएगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि इस दुनिया में कोई तो है जिसकी रूह उसके दर्द से परिचित है। क्या अद्भुत सफर रहा है वाकई। तो चलिए इस पूरी वैचारिक गोते को, इस गहन चर्चा को समेटते हैं। आज के सफर में हमने बहुत करीब से देखा कि कैसे एक इंसान सबसे पहले सुकून की तलाश में निकलता है और खुद को ही दुनिया के शोर में थोड़ा खो बैठता है। फिर वो मुखौटे पहनता है, रिश्तों की उस भीड़ से गुजरता है जहां हर चेहरे पर एक मुस्कान का मुखौटा है। वो धोखे खाता है और आदर्शवाद से टूटकर एक कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत से रूबरू होता है। लेकिन इन सब के बावजूद वो हार नहीं मानता। यही सबसे बड़ी बात है। वो हर रोज गिरता है, हर रोज खुद को फिर से जोड़ता है और आखिरकार अपनी उस गहरी खामोशी को ही अपनी सबसे बड़ी आवाज और अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। और अंततः वही दर्द उसे एक हमदर्द से मिलाता है जो बिना कुछ कहे उसका पूरा सफर समझ जाता है। बिल्कुल। और जो सबसे बड़ी बात हमारे सभी सुनने वालों को इस चर्चा से अपने साथ लेकर जानी चाहिए, वो ये है कि इंसान की भावनाएं, उसका दर्द, उसे मिले धोखे या जीवन में उसका बुरी तरह टूट जाना, ये उसे कमजोर नहीं बनाते। बिल्कुल नहीं। ये सब अनुभव उसे रोज खुद को नए सिरे से जोड़ने की एक ऐसी कला सिखाते हैं जो उसे पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देती है। अपनी कमजोरियों को स्वीकारना और अपने दर्द के साथ खड़ा होना ही असली जीवन है। ये एक ऐसा संदेश है जो लंबे समय तक हर सुनने वाले के जहन में ताज़ा रहेगा। और इस पूरी चर्चा की गहराइयों से गुजरने के बाद ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, जिसके बारे में हम सभी को बहुत शांति से सोचना चाहिए। वो सवाल क्या है? अगर इंसान के भीतर की खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है, अगर उसी खामोशी में उसकी सबसे ऊंची आवाज बजती है, तो क्या इस शोर शराबे वाली दुनिया में असल में संवाद का यानी कम्युनिकेशन का सबसे गहरा रूप वही है जो कभी कहा ही नहीं गया? बहुत ही गहरी बात है ये। क्या हम अपनी जिंदगी की इस अंधी दौड़ में अपने रोजमर्रा के कामों में थोड़ा रुककर अपने आसपास के लोगों की, अपने करीबियों की उस खामोशी को सुनने के लिए पर्याप्त समय निकाल रहे हैं? या हम भी बस उनके चेहरों पर सजे उस अजीब सोच वाले मुखौटे को ही सच मानकर आगे बढ़ते जा रहे हैं? यही सोचने वाली बात है। ये वाकई एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। बिना बोले कही गई बातों को सुनना ही शायद इंसानियत की सबसे बड़ी कसौटी है। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि ये चर्चा हम सभी को खुद की और अपने आसपास के लोगों की खामोशी को गहराई से समझने और उस खामोशी का सम्मान करने के लिए प्रेरित करेगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।